नमस्कार प्यारे साथियों, काफी लंबे समय के बाद हम मुखातिब हैं और आज एक बहुत सार्थक चर्चा, बहुत ही नॉर्मल सी, जिसको मैं कहूंगा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे हम करने जा रहे हैं। बच्चों का एक बहुत यक्ष प्रश्न रहता है कि वो क्या करें और कैसे करें, और जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। ये एक ऐसा प्रश्न है जो हर एक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चे को हमेशा से सालता रहता है। मैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंस और मेरे बाकी जो साथी हैं कामयाब, उनके एक्सपीरियंसेस के आधार पे, और मेरे जो स्टूडेंट हैं जिनका मैं मेंटर रहा हूं, उनके साथ की गई बातचीतों के आधार पे और अपने व्यक्तिगत अनुभवों के आधार और अपने ऑब्जर्वेशन के आधार पे ये बात आपसे शेयर करना चाहता हूं कि हम सब लोग एक जैसे ही हैं। कोई व्यक्ति यूनिक नहीं होता है, कोई व्यक्ति गॉड गिफ्टेड नहीं होता है, ना किसी की ऐसी मेमोरी होती है, ना किसी व्यक्ति का ऐसा भाग्य होता है जो केवल उसी के लिए बना होता है। मेमोरी को भी प्रैक्टिस के साथ में मजबूत किया जाता है और भाग्य रूपी रेखाएं भी व्यक्ति अपने कर्म और अपने जो उद्यमशीलता है, अपने समर्पण है, अपने विश्वास है, अपने डेडिकेशन है, उनके द्वारा निर्धारित करता है। अगर व्यक्ति ठान ले तो जीत है, मान ले तो हार है। ये ऐसे स्लोगन आपने कई जगह सुने भी होंगे, लेकिन वक्त का तकाजा है कि जो इनको चरितार्थ करता है, जो इनको कैरेक्टराइज करता है, अपने आचरण में ढालता है, वही व्यक्ति जो है वो सफल है। और जो व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाता है वो आंशिक सफल है या फिर वो कम सफल है। असफल तो मैं मानूंगा ही नहीं, क्योंकि व्यक्ति रूप में जो इस संसार में ईश्वर ने जिसको भेजा है वो असफल हो ही नहीं सकता है। हाँ, एक पर्टिकुलर टारगेट जिसको लेकर वो कमिटेड था, अगर उसको अचीव करने में उसको कमोबश सफलता ना मिली हो, लेकिन वो एक बेहतरीन मानव संसाधन के रूप में जरूर मौजूद है। और अपनी हर फेलियर से और अपनी हर सक्सेस से व्यक्ति कुछ न कुछ सीखता जरूर है, और वही सीख उसकी आगे की जीवन में काम भी आती है। जो हुनर हमने कहीं बचपन में सीखा था, वही हुनर हमें बाद में स्टार भी बना सकता है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है, एक गोल डिसाइड करने की बात होती है कि बच्चे जब मल्टीपल गोल आ जाते हैं, जैसे एक कॉमन बच्चे का कोई गोल डिफाइन नहीं होता है, ये तय है। क्योंकि कॉमन बच्चा हमेशा से अपने चारों ओर सक्सेसफुल हो रहे लोगों को ऑब्जर्व करता है कि फला आदमी आरएस बन गया, फला आदमी स्कूल लेक्चर बन गया, असिस्टेंट प्रोफेसर बन गया, वो ग्रेड 2 में निकल गया, रेट में निकल गया, और उसके बाद में उसमें एक जोश आता है और वो जहां जिसको सुनता है वो उसी तैयारी के पीछे पड़ जाता है। तो इस तरीके से एक अनडिफाइंड टारगेट की वजह से व्यक्ति के अंदर जो एक तरीके से मैं कहूंगा कि उसके इमोशंस तो आ जाते हैं, बट उसके इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज उसकी नहीं होती है। तो फिर वो इमोशनल डिसीजन जो हमारे होते हैं उसके आधार पे हम इंटेलेक्चुअल वहां पे रोड मैप नहीं बना पाते हैं, एक बौद्धिक हमारा रास्ता है वो नहीं बनता है। तो फिर हमें परिणाम निश्चित रूप से उतने अनुकूल नहीं मिलते हैं जिसके हम वास्तव में हकदार होते हैं। तो सबसे पहली चीज ये है कि हर व्यक्ति को अपनी कमजोरी और अपनी ताकत का पता होता है। ये बात किसी दूसरे से पूछने की आवश्यकता नहीं है कि आपको मैथ्स पसंद है, इंग्लिश पसंद है, या हिस्ट्री पसंद है, ज्योग्राफी पसंद है, पॉलिटी पसंद है, क्या पसंद है आपको। आपको अच्छे ढंग से पता है आप जहां सहज महसूस करते हैं और जिस डिसिप्लिन के साथ में आप ग्रेजुएट हैं, या फिर आपने अपनी न्यूनतम जो अर्हता योग्यता जो है वो आपने हासिल की है, जो किसी भी परीक्षा की मिनिमम स्टैंडर्ड होती है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी रोड मैप को तय कर सकते हैं। अगर आप फेमिलियर हैं उसके साथ में, किसी सब्जेक्ट के साथ में, तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि फला चीज में स्कोप है या नहीं। आप किसी भी एक चीज की तैयारी कर लीजिए, आप चाहे ग्रेड 3 की कर लो, ग्रेड 2 की कर लो, ग्रेड 1 की कर लो, और सिमिलर रोड मैप पे चलती हुई सारी तैयारियां भी आप एक साथ रख सकते हैं। जैसे कि रीट में की पात्रता परीक्षा की है या मुख्य परीक्षा है, ग्रेड 2 के एसएसटी का सब्जेक्ट है, और फिर ग्रेड 1 का जीएस है। ये सब कॉमन से स्लॉट हैं, और जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसको आप थोड़ा सा टाइम देते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। और यही तैयारी जो एसएसटी में हो रही है वो आरएस में भी है। तो इस तरीके से आप एक तरह की तैयारी एक साथ कर सकते हो। साइंस में भी, या फिर भाषा की बात करें तो हम इंग्लिश में, जैसे आप ग्रेड 3 से लेके और टॉप ऑर्डर तक, असिस्टेंट प्रोफेसर तक आप जा सकते हैं। और ग्रेड 2 ग्रेड 1 में कोई बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होता लैंग्वेजेस में और मैथ्स में ऐसे।
तो ये सब अपने अपने एरिया के आप एक्सपर्टी हो। और एक चीज ये भी है कि फला व्यक्ति क्या कर रहा है इससे इंस्पायर नहीं होना। जो गोल आपने डिसाइड कर रखा है, जिसमें आप लंबे समय से अपनी तपस्या जारी किए हुए हो, आप उसके साथ बने रहो। क्योंकि आप एक्सपेरिमेंटल बनोगे और इमोशनल डिसीजन लेंगे तो निश्चित रूप से आपका परिणाम उतना सुखद नहीं होगा जिसके वाकई आप हकदार हैं। तो अपने प्लान है वो फुल प्रूफ बनाओ, अपने दिमाग में इंटेलेक्चुअल माइंड के साथ में बनाओ, और उन्हें एग्जीक्यूट करने के लिए आप अपना इमोशनल माइंड जो है, भावनात्मक प्रभाग है हमारे बुद्धि का, उसको आप एग्जीक्यूट करो। तो फिर आपके इमोशंस डेफिनेटली उसे अचीव करने के लिए आपको प्रेरित करते हैं, लेकिन इंटेलेक्चुअल प्लान आपका होना चाहिए, पढ़ाई का एक रोड मैप होना चाहिए, सिलेबस का एक टाइम बाउंड फ्रेमवर्क होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप एक दिन तो पूरी रात और दिन जग के पढ़ ली और दूसरे दिन आप धराशायी हो गए, ठीक है। तो ऐसे नहीं कि आप मैराथन दौड़ रहे हैं और मैराथन दौड़ में आप पहले दूसरे राउंड में 100 मीटर के हिसाब से दौड़ लिए और तीसरे में आप बेहोश होकर गिर गए, आपको स्क्वाड से बाहर जाना पड़ा। तो इतना थका देने वाला और बहुत ज्यादा आपको अति उत्साहित करने वाला जो निर्णय होता है वो आपकी लंबी तैयारी के अंदर बाधक होता है। इसलिए आप बहुत ही स्लो और स्टेडी तरीके से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहें, और किसी भी परिणाम से, किसी टेस्ट सीरीज से अगर फेल हो रहे हैं आप, फेलियर मिल रही है आपको, तो आप उसे बिल्कुल भी ना घबराएं। आप ये मान के चलें कि आप जो कर रहे हैं वो ठीक है, जहां गलतियां हुई उनको दुरुस्त करते जाएं, और गलतियां सबसे होती हैं। अगर आप एक ईमानदार स्टूडेंट हैं तो आपके आसपास के बच्चों की भी लगभग वही गलतियां होती हैं जो आपकी हो रही हैं, अगर आप एक ईमानदार स्टूडेंट हैं तो, और अगर आप प्रॉपर तैयारी के साथ में जुड़े हुए हैं तो। अगर मान लो आप पढ़ रहे हैं, अनडायरेक्शनल पढ़ रहे हैं, विदाउट सिलेबस पढ़ रहे हैं, और आपको उस फ्रेम का पता नहीं है जो वास्तव में उस कंपटीशन की डिजायर है। कई बच्चे ऐसा बोलते हैं कि हम बहुत तैयारी कर रहे हैं लेकिन हमें रिजल्ट उतना अनुकूल नहीं मिल रहा है। तो उसमें आप ईमानदारी से अपना जजमेंट करके देखिए कि क्या वाकई आपने उस एग्जाम के लिए उस लेवल की तैयारी की थी जो वहां उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आवश्यक थी। निश्चित रूप से आपने उसमें कहीं न कहीं झोल छोड़ा है। आप अपने लेवल पे सेटिस्फाई हो सकते हो, अपने आवर्स को काउंट करके आप सेटिस्फाई हो सकते हो कि मैं इतना घंटे पढ़ता हूं, मैं बहुत पढ़ता हूं। तो ये भी एक मसला है कि ज्यादा पढ़ना सफलता की गारंटी नहीं है। ज्यादा पढ़ना जरूरी है लेकिन उसके साथ में स्मार्ट स्टडी करना बहुत जरूरी है। स्मार्ट स्टडी में क्या आता है, आप एक टाइम फ्रेमवर्क के अंदर अपनी तैयारी करें, और जो जो टॉपिक आपने डिसाइड किए हैं डे पर डे, उनको आप उसी दिन खत्म करें। एक मुद्दा ये भी रहता है कि कुछ बच्चे जो हैं वो तैयारी हमें ये भी पूछते रहते हैं कि हमें एक दिन में कितना टाइम किस सब्जेक्ट को देना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि आपको मन जो कहता है, और आप अपने अंतर्मन से पूछिए, जहां आपको आनंद आ रहा है, आप समझते चले जा रहे हैं, बोर नहीं हो रहे हैं, तो आप उसको चलने दो, और टॉपिक जब तक खत्म नहीं हो जाता तब तक आप पढ़ाई करें। क्योंकि उसमें टोटल क्लैरिटी के साथ में अगर आपके एक विजुअलाइजेशन होगा, एक पिक्चर आपके दिमाग में डेवलप होगी उस कंटेंट की, तो वो बहुत अच्छा होता है। फिर आपके वो दिमाग में सार बन गया, एसेंस बन गया, जिसको हम माल बोलते हैं। तो इस तरीके से वो जो आपका सार या जो सामान्य आपके दिमाग में बना है किसी कंटेंट का, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद में आपके कॉन्फिडेंस लेवल और आपकी खुशी का जो लेवल है वो बिल्कुल अलग होगा। क्योंकि जब तक चीजें हमें समझ में नहीं आती, हम उनके रिपीटेशन कर करके उनको रटने की कोशिश करते हैं, तब तक चीजें क्लियर नहीं होती है। हमें कोई चीज पूरी तरीके से विजुअलाइज हो, हम उसको रूट लेवल से जाने, तो निश्चित रूप से हमारी जो सोचने का तरीका जो होता है वो बिल्कुल अलग होता है। और जब हम दोबारा कभी उसको देखेंगे तो वो आराम से मोटे मोटे तौर पे देखते ही आपको याद हो जाएगा। सूचनाओं को संग्रहित करना जरूरी होता है एग्जाम में, लेकिन उनको एक व्यवस्थित विधान में या व्यवस्थित क्रमानुसार उनको व्यवस्थित करना एक कला है। और आप जैसे कोई चीज पढ़ रहे हो तो उसका जैसे कंपैरिजन करो, सिमिलरिटी करो। आप जैनिज्म बुद्धिज्म पढ़ रहे हो तो उन दोनों में क्या समानता है, क्या असमानता है, फिर उनके बेसिक क्लियर करके फिर आप उसको पढ़िए। ऐसे ही बौद्ध आपके हड़प्पा वैदिक है उसके कंपैरिजन करके, ऐसे ही आप मिडाइवल इंडिया के अंदर सल्तनत और मुगल काल को कंपैरेटिव स्टडी पे ले सकते हैं, भक्ति सूफी को ले सकते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, आप अपने किसी भी डिसिप्लिन में इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये आपके लिए काफी बेनिफिशियरी रहेगा। मसला ये है कि हम किसी सब्जेक्ट को कितना टाइम दें और कितना नहीं दें, इसका कोई रोड मैप नहीं है, किसी का कोई एक यूनिवर्सल रूल नहीं हो जाता है। ये पूरी तरीके से आत्मनिष्ठ है, कोई वस्तुनिष्ठ सार्वभौमिक नियम नहीं है, अनिवार्य नियम नहीं है। जो आपको करना है आप अपने व्यक्तिगत इंटरेस्ट के हिसाब से करें। लेकिन मेरा ये मानना है कि पढ़ने, सोने और खाने के अलावा
आपके पास में कोई तीसरा विकल्प बहुत मुश्किल से होना चाहिए। मनोरंजन उसमें शामिल हो सकता है जो आपको तंदुरुस्त रखता है, थोड़ा आपको योगा, मेडिटेशन और एक्सरसाइज हो सकता है जो आपको मेंटली और फिजिकली साउंड बनाता है। इन सब के अलावा आपकी जो सामाजिक दायित्व हैं उनके लिए आप थोड़ा सा एक बार वहां से स्विच ऑफ कर लें अपने आप को और स्विच कर लें। और मेरा ये मानना है अगर आप वहां से अपने आप को स्विच कर लेंगे और कहीं थोड़ा सा आप हिजरत कर लेंगे, थोड़ा सा पलायन कर लेंगे, तो निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छी सफलता मिलने वाली है। वो चीजें जो आप बाद में भी कर सकते हो, उसके लिए टाइम है आपके पास में, क्योंकि सोसाइटी के लोग जो आपके कहीं जाने नहीं और जो आपके नहीं वो आने नहीं। तो जो आपको जानता है वो आपसे कोई सवाल नहीं करने वाला है, जो आपको नहीं जानता है उसको आप 1000 उत्तर देकर भी उसको संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप उनकी कोई परवाह ना करें। आपकी कोई आलोचना कर रहा है, प्रशंसा कर रहा है, इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आप स्थित प्रज्ञता की स्थिति में होने चाहिए। आपकी बुद्धि सफलता, असफलता, जय पराजय, सुख दुख सब में समान जहां तक संभव हो होनी चाहिए। और ये तब होगी जब आप अपने गोल के हिसाब से अपना प्रैक्टिस शुरू कर देंगे। आप निरंतर अभ्यास में रहें, आप निरंतर कार्यशील रहें। अगर आप निरंतर कार्यशील रहेंगे और आप निरंतर अपने आप को बिजी रखेंगे तो निश्चित रूप से आपके सेकेंडरी थॉट्स आपके दिमाग में बिल्कुल नहीं आएंगे। अगर आपने अपने दिमाग को खाली रख दिया है और कुछ ऐसे मसलों में या ऐसी वार्तालाप में अपने आप को शामिल कर लिया है जिनका अंत कुछ नहीं है, जो एक अंतहीन बहस है, जिसके परिणाम जो हैं वो ना उनके हाथ में जो डिस्कस कर रहे हैं ना आपके हाथ में। आपके हाथ में केवल काम करना था, जो आपने प्रॉपरली अगर किया है तो निश्चित रूप से फल आपका होगा। लेकिन फल की चिंता के साथ में आप काम करके अगर अपने तैयारी को पॉलिशिंग देना चाहते हैं कि मेरा ये होगा या नहीं होगा, तो उस चिंता में आप अच्छा परफॉर्म कभी नहीं कर पाएंगे। तो गीता का जो निष्काम कर्म योग है वो हमें यही सिखाता है कि व्यक्ति को अपने कर्मों से लगातार जुड़ते रहना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस फल के ऊपर आपका अधिकार है नहीं। उसमें बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो उसको कन्वर्ट करने में सार्थक हैं और बाधक हैं। तो उन सारी बाधक परिस्थितियों को, उन इमोशंस को, उन भावनाओं को, वासनाओं को, इच्छाओं को जो आपको अपने लक्ष्य की ओर ले जाने से या उसको प्राप्त करने से रोकती हैं, को आपको नियंत्रित करना है। टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा इश्यू रहता है। टाइम हमेशा, आप ये मानो कि आपके पास में टाइम बहुत कम है और आप हमेशा एग्जाम का एक फियर बनाते हुए थोड़ा आप अपने आप को कॉन्शियस रखेंगे तो निश्चित रूप से आपके परिणाम अच्छे होंगे। आपका एक अच्छी तैयारी के साथ में अगर आपने परफेक्टली कंप्लीट कर लिया अपना सिलेबस, उसके बाद में आपका टेस्ट देने का भी आनंद है। आप बिना तैयारी के किसी टेस्ट के अंदर या किसी एग्जाम में बैठ गए और फिर वहां से आप अपना एक गलत मूल्यांकन करके और फिर नेक्स्ट लेवल के ऊपर अपने आप को कोसते रहते हो, जो गलत बात है। तो आप अपने अफसोस, जीवन में अपने अफसोस की कहानियां ना सुनाएं, अपनी सफलताओं के जो है नए नए जो है आप पैगाम लोगों तक पहुंचाएं। ऐसा आपको करना चाहिए और इसके लिए जरूरी है कि आप अपने हर पल को आप एक महत्वपूर्ण पल मानते हुए उसकी इज्जत करें। आप अपनी इज्जत करें, अपने वक्त की इज्जत करें और अपने चाहने वालों की इज्जत करें, अपने परिवारजनों की इज्जत करें, अपने दोस्तों की इज्जत करें। और इन सबसे बड़ी इज्जत आपकी खुद की है। आप अपना सम्मान करें। अगर आपका सम्मान है तो डेफिनेटली आप दूसरों का सम्मान भी करेंगे। आप दूसरों से जो अपेक्षाएं करते हैं वही अपेक्षा दूसरे भी आपसे करते हैं। इसलिए अगर आप सम्मान के इच्छुक हैं तो दूसरे लोगों को भी सम्मान दो। जहां तक हो सके विवादों से बचो, क्योंकि विवाद व्यक्ति को अपने प्लान के अंदर एक बाधा देता है, उसमें डिस्ट्रैक्शन देता है, सेकेंडरी थॉट्स देता है। तो किसी भी तरह के अवांछित विवाद जो हमारे हाथ में नहीं है, जिनका परिणाम हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं, जो चर्चाएं, जो गॉसिप जो मार्केट में चलती हैं, किसी भी लेवल पे रहें, चाहे वो एग्जाम को लेकर रहें, रिजल्ट्स को लेकर रहें, कोई और इश्यूज को लेकर रहें, तो उसमें आप भागीदार ना बने। यथासंभव आप वहां से मुस्कुरा के चले जाएं। और कई बार हमें इग्नोर करना भी आना चाहिए। इग्नोरेंस इज ब्लिस। कई बार क्या होता है कि जब हम किसी चीज को इग्नोर कर देते हैं या स्किप कर देते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। हमें जरूरी नहीं है कि हर सवाल का जवाब हम दें। हमारे लिए ये भी जरूरी नहीं है कि हर जिम्मेदारी हम निभा पाएं। इंसान अपूर्ण होता है। ईश्वर ने मनुष्य बनाया इसलिए है ताकि वो सारे मनुष्य अपनी अपूर्णताओं को पूर्ण करने की ओर उन्मुख रहें और जीवन भर उन्हीं अपूर्णताओं को पूर्ण करते हुए वो एक अच्छे मानव संसाधन के रूप में उनका एक लक्ष्य
उनका एक नीति शास्त्र रहे। क्योंकि अगर व्यक्ति पूर्ण ही है तो फिर इस दुनिया में वो आया ही क्यों है? वो अपूर्ण है और उसे इस दुनिया को पूर्ण करने, खुद को पूर्ण करने के चैलेंजेस जो है वो गॉड ने दिए हैं, तो उनको पूर्ण करना है। और निसंदेह आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, सरल रहें, तरल रहें, पूरी तरीके से एनर्जाइज रहें, और जो भी आपने गोल्स डिसाइड किए हैं उनको फ्यूचर के साथ में ऐड करके आप अपने फ्यूचर प्लान्स को देख के एक पिक्चर अपने दिमाग में डेवलप करें कि आप जब पास हो जाएंगे या आपको जो कामयाबी मिलेगी वो इतनी बेहतरीन होगी, इतनी खूबसूरत होगी कि उस जश्न में आप शामिल होंगे। तो उस खूबसूरत भविष्य को प्राप्त करने के लिए आप अपने खूबसूरत वर्तमान को आनंद के साथ में जिएं और उसको गुणात्मक और मात्रात्मक स्तर पर जितना संभव हो सके आप उसको परिवर्धित करें, परिष्कृत करें, परिशोधित करें, परिमार्जित करें और पुष्पित और पल्लवित करें। तो मेरा मानना है कि वैसे आप सब लोग बहुत समझदार हैं और समझदार को इशारे ही काफी होते हैं। मेरा मानना है कि मेरा इशारा केवल आपसे इतना है कि आप अपने जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बहुत सरल रहें, स्पष्ट रहें, सत्य रहें। इन सब चीजों के साथ अगर आप जिएंगे तो आपके बहुत सारे बोझ तो वैसे ही वायरस जो है वो आपके एक तरीके से उनका फॉर्मेटिंग हो जाएगा। ऐसे जो वायरस जो होते हैं, व्यक्ति खुद से लड़ता है, व्यक्ति खुद से ही जीतता है, खुद से ही हारता है, खुद से ही लड़ता है, खुद में ही फंसता है और उसे खुद में ही जीना है, स्वयं में स्थित रहना है, स्वस्थ रहना है। स्वस्थ का मतलब स्वयं में स्थित होना है, उसे और कहीं नहीं जाना है, उसको किसी को चुराने नहीं देना है। ऐसे कहना चुरा लिया है तुमने हमें, तो आपको चुराने नहीं देना है। आपको कैसे चुरा सकता है कोई? आपको चुरा ले कोई पोल पट्टी है क्या? आप अपने आप में रहो, खुद में रहो, आप आत्म साक्षात्कार में रहो, आत्म उपलब्धि में रहो, आपको ब्रह्मत्व भाव अनुभूति होगी, अहम ब्रह्मास्मि का भाव होगा, आपको तत्वमसी का भाव होगा, आपको वहदतुल वजूद का भाव होगा, आपको सृष्टि और ये जो आपका परमात्मा है इसमें एकत्व का भाव होगा और आपको लगेगा कि वो जो परमात्मा है जिसने सबको बनाया है उसने आपको भी बनाया है और आप और बाकी लोगों में कोई फर्क नहीं है। फर्क केवल चेतना के स्तर का है। किसी में चेतना का स्तर ज्यादा जागृत हो चुका है क्योंकि वह व्यक्ति ईमानदार, अनुशासित रहा है और आप भी उसी रोड मैप पे जाके उसी चिदणु की तरह जो है प्रत्यक्षन और प्रयासन की क्षमताओं से अपने हर स्तर को पीछे के स्तर से ऊपर ले जा सकते हो। आप सच्चिदानंद स्वरूप बन सकते हो। आप जो है पूरी तरीके से स्वप्रभासी बन सकते हो। आप अपने आप को अभिव्यक्त करने वाले, अपने आप को जानने वाले योद्धा बन सकते हो। तो इस दुनिया में जितने भी महान लोग हुए हैं, जितने भी बड़े लोग हुए हैं, उन सब की जीवन में एक मैंने बहुत खूबसूरती देखी है, वो ये है कि वो बहुत सरल थे, बहुत विनम्र थे। और ये हम पढ़ते भी हैं कि विद्या जो है हमें विनम्र बनाती है, ज्ञान हमें विनम्र बनाता है। और जिस व्यक्ति को सही का ज्ञान होता है वो सदैव सही आचरण करता है। इसीलिए सुकरात ने कहा था कि ज्ञान ही सद्गुण है। तो अर्थात जो ज्ञानी होगा सदैव सद्गुणी होगा। अगर कोई व्यक्ति दुर्गुणी है या दुराचरण कर रहा है तो इसका मतलब उसे सही का ज्ञान नहीं है। इसलिए हमें सही का ज्ञान करना है और करवाना है और फिर हमें जो है सद्गुणी बनना है। तो इस तरीके से मैं मानता हूं कि किसी भी सफलता में व्यक्ति एक इम्पोर्टेंट कड़ी होता है, व्यक्ति का अपना एक जजमेंट इम्पोर्टेंट होता है, उसका ये सॉफ्टवेयर इम्पोर्टेंट होता है। इसको आप अनावश्यक चीजों से भरे नहीं और दूसरी चीजों को जो ऐसे भरने की कोशिश कर रही हैं उनको आप रोकें, उनका आप एक तरीके से मैं कहूंगा संवर करें, उनको रोकें अपनी तरफ आने से। और जो पहले से आपके अंदर मौजूद है उनका निर्जरा करें, अर्थात उनको नष्ट करें। तो जो प्रॉब्लम्स आपकी ओर आश्रव या बह के आ रही हैं उनको आपको रोकना है और जो पहले से प्रॉब्लम आपके अंदर ऑलरेडी फिट हैं, कमियां हैं, उनको आपको खत्म करना है। ऐसा करके आपको केवल या मोक्ष की प्राप्ति करनी है। तो बस इसमें यही है कि आप श्रद्धा रखें और आप ज्ञान प्राप्त करें और फिर आप उसको चरितार्थ करें। श्रद्धा रखें कि आप कामयाब होंगे। निश्चित रूप से मेहनत करने वाला कोई व्यक्ति मैंने असफल होते हुए नहीं देखा है। अपने आप में भरोसा रखना है, अपने मटेरियल में भरोसा रखना, अपनी मेंटरशिप में भरोसा रखना है और फिर दूसरा है लगातार अभ्यास करके उसको बार बार एग्जामिन करना है। जहां भी कमियां हैं उसको तुरंत से ठीक कर लेना है और हंसी खुशी के साथ प्रफुल्लित रहते हुए अपने मनोरंजन पक्ष को जीवन में जीवंत रखना है और
हमेशा एक अच्छे सकारात्मक भविष्योत्तर सोच के साथ में, कि भविष्योन्मुखी सोच के साथ में, कि मैं अच्छा करूंगा और मेरे साथ हमेशा अच्छा हो ये आवश्यक नहीं है, लेकिन अंततः मेरे साथ अच्छा होगा। और इसी सोच के साथ आपको लगातार अपने लक्ष्य पे बना रहना है। लक्ष्य चाहे कोई भी हो, जीता वही जो डरा नहीं। तो सीधी सी बात है कि साहस और संयम के बल पे जो हिलेरी जो है वो एवरेस्ट पे पहुंचा था। और जब वो एक बार कोई व्यक्ति असफल होता है तो अपने किरदार और कद को बढ़ाने के लिए वह उस परिस्थिति को, वह उस अपनी असफलता की उस माहौल को ठीक करके वापस उसी मुकाम को हासिल कर लेता है। इतिहास में हमने ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखे हैं जहां पे व्यक्ति ने हार नहीं मानी तो फाइनली वो विजयी भव रहा और वो उसने एक सफलता का नया इतिहास लिखा है। तो मेरा मानना है कि आप सफलता का नया इतिहास लिखेंगे। जय हिंद, जय भारत।